किसी भी राज्य का या कहिए प्रदेश का फ्यूचर प्लान आखिर दिखता कैसा है? मतलब अगर हमें ये समझना हो कि अगले कुछ सालों में कोई प्रदेश कहाँ पहुँचना चाहता है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हमारे पास बिहार सरकार का सात निश्चय 3 प्रोग्राम है। और ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये तो एक विकसित बिहार के लिए 7 बड़े संकल्पों का पूरा रोड मैप लगता है। आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 7 संकल्पों की गहराई में उतरें और ये समझें कि क्या ये योजनाएं जमीन पर उतर सकती हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये प्लान सिर्फ अलग-अलग वादों की एक लिस्ट नहीं है। इसमें आर्थिक तरक्की है, सामाजिक कल्याण है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर वादा, हर संकल्प दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे सोचिए, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो इंडस्ट्री को काम करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? और अगर इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो फिर रोजगार कैसे पैदा होगा? तो आज की बातचीत में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वादा, दोगुना रोजगार, दोगुना आय। और यहाँ एक आंकड़ा है जो सीधा ध्यान खींचता है। 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही, बल्कि जोर इस बात पर है कि लोग अपना काम शुरू करें, अपनी कंपनी बनाएं। यहीं पर स्वरोजगार और उद्यमिता का रोल आता है। हाँ, और इसी में महिलाओं पर एक खास फोकस दिख रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र है, जिसमें अपना काम शुरू करने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद दी जा रही है। और हमारे सोर्स बताते हैं कि करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक ये स्कीम पहुंच भी चुकी है। इसके साथ ही 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक की मदद देने की भी बात है। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ ऊपर ऊपर से विकास करने की नहीं है, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को साथ लेकर चलने की है। और इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए युवाओं, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की भी बात है। ये एक प्रशासनिक कदम है जो दिखाता है कि इस लक्ष्य को लेकर गंभीरता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसी संकल्प में एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है, 50 लाख करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जुटाने का लक्ष्य। ये आंकड़ा तो इतना बड़ा है कि मतलब पूरे प्रोग्राम का दारोमदार इसी पर टिका लगता है। बिल्कुल, ये इस पूरे विजन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। बिना इतने बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य हासिल करना वो लगभग नामुमकिन है। गुजरात या कर्नाटक जैसे राज्यों से मुकाबला करना होगा, जो पहले से ही निवेशकों की पहली पसंद है। तो बिहार ऐसा क्या अलग करेगा कि निवेशक वहां पैसा लगाएं? क्या हमारे सोर्स में इस पर कोई इशारा है? ये बहुत सही सवाल है। देखिए, सोर्स सीधे तौर पर दूसरे राज्यों से मुकाबले की रणनीति तो नहीं बताता, लेकिन दूसरे संकल्प से हमें इसका जवाब मिलना शुरू होता है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। यहाँ इरादा सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने का नहीं है, बल्कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने का है। ये टेक हब वाली बात ही वो अलग दाव हो सकता है। मतलब आप भविष्य की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, न कि सिर्फ पारंपरिक उद्योगों को। अच्छा, तो ये एक विजन है कि हम पुरानी दौड़ में नहीं, बल्कि नई दौड़ में आगे निकलें। इसमें कुछ ठोस कदम भी बताए गए हैं, जैसे हर जिले में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाना। ये एक अच्छी सोच है, ताकि विकास सिर्फ पटना तक सिमट कर न रह जाए। लेकिन एक बात और है जो मुझे दिलचस्प लगी, बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फिर से शुरू करना और 25 नई मिलें लगाना। तो एक तरफ टेक हब और दूसरी तरफ पारंपरिक उद्योग, दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश है। हाँ, और ये सिर्फ बड़े उद्योगों की बात नहीं है। MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर भी ध्यान है। लोकल प्रोडक्ट्स को बाजार देने के लिए बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉरपोरेशन बनाने की बात है। मतलब सोचिए है कि बिहार में बनी छोटी छोटी चीजों को भी देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जाए। और जो बात आपने पहले पूछी थी कि काम तेजी से कैसे होगा, उसके लिए हाई लेवल कमेटियां बनाने का जिक्र है। मकसद यही लगता है कि सरकारी लालफीताशाही की वजह से काम ना अटके और फैसले जल्दी हों। ठीक है, तो उद्योग और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो आज भी खेती है। तो उद्योगों के साथ साथ वहां क्या हो रहा है? बिल्कुल, और यहीं पर तीसरा निश्चय आता है, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। लक्ष्य वही है, किसानों की आय दोगुनी करना। इसके लिए चौथे कृषि रोडमैप का जिक्र है। लेकिन यहां भी पारंपरिक खेती से आगे की सोच है। मखाना, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों पर खास जोर है।
ये वो सेक्टर हैं जिनमें वैल्यू एडिशन की बहुत गुंजाइश है। मतलब किसान सिर्फ फसल न उगाएं बल्कि उससे बने प्रोडक्ट से भी पैसा कमाएं। एक मिनट, इसमें एक योजना बहुत जमीनी लगती है। हर पंचायत में सुधा दूध का आउटलेट खोलना और हर गांव में दूध उत्पादन समितियां बनाना। ये तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का प्लान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दूध कलेक्शन से लेकर बेचने तक की पूरी चेन गांव के स्तर पर ही बन जाएगी। बिल्कुल यही वो इकोसिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे थे। 25,000 से ज्यादा गांवों में तो ये काम हो भी चुका है। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति है। जब किसान को खेती के अलावा डेयरी और मछली पालन से भी आमदनी होगी तो उसका जोखिम कम होगा। और जाहिर है इन सब के लिए पानी चाहिए, तो सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना भी इसी संकल्प का एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम देखें, रोजगार और उद्योग के लिए कुशल लोग चाहिए, और वो कुशल लोग आएंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है, अच्छी शिक्षा से। तो देखते हैं कि उन्नत शिक्षा वाले चौथे संकल्प में ऐसा क्या है जो बिहार की अगली पीढ़ी को इन मौकों के लिए तैयार करेगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी आइडिया है। बिहार के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज। कुल 534 ब्लॉक हैं। सोचिए, हर ब्लॉक में कॉलेज होने का मतलब है कि उच्च शिक्षा सचमुच घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। ये तो लड़कियों की पढ़ाई के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कई परिवार, खासकर गांव में, अपनी बेटियों को दूर शहर पढ़ने भेजने से हिचकिचाते हैं। अगर कॉलेज पास में ही हो तो ये रुकावट खत्म हो सकती है। आंकड़े भी यही कहते हैं कि जुलाई 2026 तक 213 ब्लॉकों में कॉलेज शुरू करने का प्लान है, जिसमें लड़कियों पर खास ध्यान होगा। इसके अलावा मॉडल स्कूल, 55 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना और एक नई एजुकेशन सिटी की भी बात है। हाँ, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ असली चुनौती बिल्डिंग बनाने की नहीं, बल्कि उन कॉलेजों में क्वालिटी शिक्षक लाने और उन्हें बनाए रखने की होगी। हमें यह भी देखना होगा कि क्या इसके लिए कोई ठोस योजना है। इसी दिशा में एक कदम यह है कि हायर एजुकेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने का प्रस्ताव है। शायद सोच यह है कि स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई दोनों पर अलग-अलग और पूरा ध्यान दिया जा सके। और एजुकेशन सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे कदम, ये सीधे सीधे बिहार को एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश है, जो हमारे टेक हब वाले विजन से जुड़ जाता है। ठीक है, शिक्षा के बाद सेहत। पांचवा निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। यहाँ भी प्लान जमीनी स्तर से शुरू होता है। ब्लॉक के हेल्थ सेंटरों को स्पेशलिटी अस्पताल और जिले के अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदलने का लक्ष्य है। आसान भाषा में कहें तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर हेल्थ सेंटर बनाएंगी और चलाएंगी। इसके अलावा एक और व्यवहारिक कदम है दूर दराज के इलाकों में काम करने के लिए डॉक्टरों को खास इंसेंटिव देना। यह दिखाता है कि यह समझा गया है कि सिर्फ अस्पताल बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां डॉक्टर का होना भी जरूरी है। यहाँ एक कदम ऐसा है जो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाना, ये एक बड़ा फैसला है। लेकिन क्या इससे ये खतरा नहीं है कि अच्छे डॉक्टर्स सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं? क्या सोर्स में इस पहलू पर कोई बात है? सोर्स में इस संभावित चुनौती का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये एक जायज चिंता है। बिल्कुल, इस नियम का मकसद शायद ये है कि सरकारी डॉक्टर अपना पूरा ध्यान और समय सरकारी अस्पतालों को दें जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू वही है जो आपने कहा, इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैसे इसी संकल्प में एक और संवेदनशील पहलू है सबका सम्मान योजना, जिसमें बुजुर्गों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ इलाज की नहीं, देखभाल की भी है। तो अब तक हमने रोजगार, उद्योग, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर ली। इन सबको मुमकिन बनाने के लिए चाहिए मजबूत बुनियाद, सड़कें, शहर, बिजली, और यही है छठा निश्चय, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। इसमें योजनाबद्ध शहर बसाने और शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने की बात है। ये भविष्य की तैयारी है। शहर आर्थिक गतिविधियों के सेंटर होते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग सही न हो तो वे समस्याओं का घर भी बन जाते हैं। तो एक प्लान के साथ शहर बसाने का विजन एक दूर की सोच है। और कनेक्टिविटी पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है। 5 नए एक्सप्रेसवे और गांव की सड़कों को डबल लेन बनाना, ये सीधे तौर पर व्यापार और लोगों की आवाजाही को आसान करेगा। रूफटॉप सोलर से बिजली बनाने को बढ़ावा देना भी इसी में शामिल है। और फिर कुछ बहुत ही आकर्षक योजनाएं हैं, जैसे टूरिस्ट जगहों को इंटरनेशनल लेवल का बनाना, एक फिल्म सिटी, पटना में वर्ल्ड क्लास स्पॉट सिटी।
अगर हम इन योजनाओं को बड़े नजरिए से देखें तो ये आर्थिक विविधीकरण की, जिसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, उसकी एक साफ रणनीति है। मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती या कुछ पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर न रहे। फिल्म सिटी, स्पोर्ट्स और टूरिज्म ऐसे नए क्षेत्र हैं जो बिल्कुल अलग तरह के रोजगार पैदा करते हैं। ये बिहार की इकोनॉमी को एक नई पहचान दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब आते हैं उस आखिरी संकल्प पर जो इन सभी 6 संकल्पों को एक धागे में पिरोता है। 7वां निश्चय, सबका सम्मान, जीवन आसान। ये सीधे सीधे गवर्नेंस यानी शासन चलाने के तरीके पर फोकस करता है। हाँ, और इसका निचोड़ है संवेदनशील शासन। मतलब सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से, इज्जत के साथ और बिना परेशानी के पहुंचें, क्योंकि योजनाएं कितनी भी अच्छी हों, अगर वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची तो वो कागज पर ही रह जाती हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात है। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक नया सिस्टम बनेगा। हर सोमवार और शुक्रवार को शिकायतें सुनी जाएंगी और उनकी डिजिटल ट्रैकिंग भी होगी, ताकि पता चले कि उन पर काम हुआ या नहीं। और ये सिर्फ वन वे नहीं होगा, नागरिकों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। ये सरकार और लोगों के बीच बातचीत का एक चैनल बनाने की कोशिश है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये 7वां संकल्प ही बाकी 6 संकल्पों की सफलता की गारंटी है। ये उस डिलीवरी मैकेनिज्म को मजबूत करने की बात करता है जिसके बिना कोई भी बड़ी योजना कामयाब नहीं हो सकती। ये एक तरह से सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता बनाने की कोशिश है। तो ये है 7 निश्चय 3 का पूरा ब्लूप्रिंट। रोजगार और आमदनी से शुरू होकर उद्योग, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हुए अच्छे शासन तक हर पहलू को समेटने की एक बड़ी कोशिश। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन सब में एक बात साफ है, जो हमने शुरू में भी कही थी, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छी शिक्षा से उद्योगों को लोग मिलेंगे, उद्योगों से रोजगार पैदा होगा और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सब मुमकिन हो पाएगा। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन सभी योजनाओं को एक साथ एक सुर में कैसे लागू किया जाता है। एक भी हिस्सा कमजोर पड़ा तो उसका असर दूसरों पर भी दिखेगा। और अब सोचने के लिए एक अंतिम विचार, ये पूरा प्लान इस पर बहुत साफ है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक सवाल जो ये दस्तावेज नहीं पूछता वो ये है कि इन सभी बदलावों के लिए समाज को कैसे तैयार किया जाए। जब किसी प्रदेश में इतनी तेजी से आर्थिक और ढांचागत विकास होता है तो उसका सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा असर पड़ता है। इस बड़े बदलाव के साथ साथ समाज में तालमेल और शांति बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी और शायद अनदेखी चुनौती होगी।